Hello students. Today our topic of discussion is demand, the concept of demand and law of demand. Uh, Demand is very important concept of economics, especially in price determination of a good or a service. So what is price as such? For determining the price, for equilibrium price, demand and supply curves are taken to intersect each other, and wherever they intersect we reach at the equilibrium price and price is determined. And in the real life prices do change, and so the output also changes. So why we would need to study demand actually to understand the nature of these price as well as the demand. But before we start, as a student of economics, what demand is, उससे पहले हमें उससे रिलेटेड कंसेप्ट्स को समझना जरूरी है. डिमांड सारी डिजायर्स या सारी वांट्स डिमांड नहीं है. डिजायर क्या है, इच्छा क्या है? इच्छा है चाहना, अ विशफुल थिंकिंग प्लस नो रिसोर्सेस. चाहना है, एक बैगर चाहना कर सकता है मर्सिडीज की, लेकिन उसके पास उसको पूरा करने के रिसोर्सेस नहीं है, तो वो सिर्फ डिजायर रहेगी, वो इच्छा रहेगी, वो डिमांड नहीं हो सकती. वांट उससे फर्दर एक स्टेप अप है. वांट क्या होती है? आवश्यकता. वांट क्या है? विशफुल थिंकिंग, आपकी चाहना है प्लस रिसोर्सेस, उसको पूरा करने के रिसोर्सेस भी हैं. डिजायर में तो आपके पास रिसोर्सेस नहीं थे, लेकिन यहां आपके पास रिसोर्सेस भी हैं, बट नो रेडीनेस टू स्पेंड द रिसोर्सेस. आप उन रिसोर्सेज को खर्च करने को तैयार नहीं हो. कोई भी रीजन हो सकता है. आप कंजूस हो, आपके पास कुछ अर्जेंसी कोई और रिक्वायरमेंट की है, कार पर आप इतना स्पेंड नहीं कर सकते, तो वो वांट रहेगी, वो डिमांड नहीं बनेगी. वो डिमांड तभी बनती है जब विशफुल थिंकिंग हो, प्लस रिसोर्सेज हो, प्लस रेडीनेस टू स्पेंड हो. ये तीन हो गई, प्लस उसकी एसोसिएशन हो एक पर्टिकुलर टाइम के साथ, एक पर्टिकुलर प्राइस के साथ, तभी हम कहेंगे कि वो डिमांड हो गई. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिजायर, डिमांड and want. A desire is want when willingness is there, plus resources are there, plus readiness to spend is there. लेकिन वो डिमांड तभी बनती है अगर उसको हम रिलेट करते हैं किसके साथ? एक पर्टिकुलर टाइम के साथ, एक पर्टिकुलर प्राइस पर. मान लीजिए आज मैंने एक 10 रुपए के प्राइस पर मैंने 10 पेन खरीदे, तो या खरीदने की इच्छा है, तो वो क्या हो जाएगी? डिमांड हो जाएगी. और क्यों? क्योंकि इसमें 5 फैक्टर्स हैं. 1 विलिंगनेस, 2 रिसोर्सेज, 3 विलिंगनेस टू स्पेंड और रेडीनेस टू स्पेंड, 4 पर्टिकुलर टाइम, 5th पर्टिकुलर प्राइस. So there is a difference between demand and quantity demanded as well. आइए बात करते हैं डिमांड की. डिमांड क्या है? Quantities that a buyer can buy at alternative prices during a given period of time. Alternative, वैकल्पिक कीमतों पर वो जो भी बायर मात्राएं जो खरीद सकता है एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, समय अवधि में, उसे हम क्या कहेंगे? मांग कहेंगे. तो ये उस पीरियड ऑफ टाइम में अलग अलग प्राइसेस पर अलग अलग मात्राएं हो सकती हैं. क्वांटिटी डिमांडेड क्या है? एक खास मात्रा है, एक स्पेसिफिक क्वांटिटी दैट द बायर आर विलिंग टू और आर एबल टू बाय एट ए पर्टिकुलर प्राइस. आज अगर मैंने 10 रुपए प्राइस पर मैंने 2 पेन्स खरीदे हैं, तो ये क्या हो गई? ये स्पेसिफिक क्वांटिटी हो गई. इसे मांगी गई मात्रा कहेंगे और इसे मांग नहीं कहेंगे. मांगी गई और मात्रा में और मांग में यही फर्क है. इसके अलावा बात करेंगे हम डिमांड कर्व की. डिमांड कर्व क्या है? वह कर्व जो रिलेशनशिप शो करता है, किसमें? ये रिलेशनशिप शो करता है आपकी क्वांटिटी में, क्वांटिटी ऑफ द कंज्यूमर में, जो वो विलिंग टू बाय है, एंड द प्राइस ऑफ ए गुड. अगर उसकी क्वांटिटी ऑफ कंज्यूमर और क्या है? विलिंगनेस टू बाय एंड द प्राइस ऑफ ए गुड. सो डिमांड कर्व
एक तरह से ग्राफ है, एक डायग्राम, डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन है आपके डिमांड बिहेवियर, आपके कंज्यूमर के डिमांड बिहेवियर की। अलग अलग प्राइसेस पर वो कितनी मात्रा लेना चाहता है। नेक्स्ट ले लेंगे सब्स्टिट्यूट्स, प्रतिस्थापन। सब्स्टिट्यूट्स क्या होती है? टू गुड्स आर कॉल्ड सब्स्टिट्यूट्स। अगर प्रतिस्थापन उन्हें कहा जाता है कब? अगर एक गुड के प्राइस के इंक्रीज होने पर दूसरे गुड की क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे कि वो दो चीजें सब्स्टिट्यूट्स है। जैसे टी एंड कॉफी है, टी का प्राइस अगर इंक्रीज होता है तो आप टी की डिमांड कम करते हैं और कॉफी की डिमांड ज्यादा करते हैं। सो टी का प्राइस और कॉफी की डिमांड डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। सो दे आर सब्स्टिट्यूट्स। व्हाट आर कॉम्प्लीमेंट्स? पूरक वस्तुएं क्या हैं? Two goods are complementaries if increase in price of one leads to the fall in the quantity demanded of the other. एक का प्राइस बढ़ा तो दूसरे की जो मांगी गई मात्रा है जो वो कम हो गई, तो हम लोग कहेंगे वो दोनों वस्तुएं क्या है? पूरक है। जैसे पेट्रोल एंड कार पूरक है, जैसे पेन एंड इंक पूरक है, कॉम्प्लीमेंट्रीज है। अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ता है तो कार की जो डिमांड है वो कम हो जाती है। ये थी बेसिक कंसेप्ट्स। अब नेक्स्ट एक कंसर्न है कि व्हाई स्टडी डिमांड। मैं आपको ऑलरेडी इसके लिए सेंसिटाइज कर चुकी हूं कि आपके मार्केट मैकेनिज्म में डिमांड एंड सप्लाई के इंटरेक्शन से प्राइस डिटरमिन होता है। और क्योंकि मार्केट वॉलेटाइल है, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं जो असर करते हैं, आपके प्राइसेस पर असर डालते हैं और आपकी मात्राओं पर असर डालते हैं। तो इसलिए अगर हमें स्टडी करना है प्राइस और आउटपुट को, मार्केट मैकेनिज्म को समझने के लिए, तो डिमांड की स्टडी मस्ट हो जाती है। देन नेक्स्ट, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डिमांड? फीचर्स ऑफ डिमांड में हमारे पास आ जाता है कि मांग की नेचर को समझने के लिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमें और पता होने चाहिए। सबसे पहला जो फीचर है डिमांड का वो है यूटिलिटी। आपकी डिमांड यूटिलिटी पर डिपेंडेंट है। कोई भी रैशनल कंज्यूमर केवल उन वस्तुओं को लेना चाहेगा जिससे वो यूटिलिटी डिराइव करता है, पॉजिटिव यूटिलिटी डिराइव करता है। फिर ये फ्लो कंसेप्ट है, मतलब ये पीरियड ऑफ टाइम के साथ एसोसिएटेड है, पॉइंट ऑफ टाइम के साथ एसोसिएटेड नहीं है। फिर है ये प्राइस के साथ रिलेटेड है। कोई भी डिमांड बिना प्राइस रेफरेंस के हम स्टडी नहीं कर सकते। दिस हैज टू हैव अ रेफरेंस विद द प्राइस। प्राइस नहीं तो डिमांड के अपने कोई माने नहीं है। देन इट इज ए डिजायर्ड क्वांटिटी। ऐसी ये चाहना है जो आप खरीदना चाहते हैं, एक्चुअली क्वांटिटी बॉट नहीं है, एक्चुअल परचेज नहीं हुई है। आइए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये डिमांड फंक्शन। डिमांड को समझने के लिए उसको उसके फंक्शन को समझना जरूरी है। डिमांड बहुत सारे वेरिएबल से अफेक्टेड होती है, इसलिए इसे मल्टीवेरिएट रिलेशनशिप कहा गया है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर डिमांड ऑफ एक्स की बात करें तो प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ वाई, वाई क्या है? रिलेटेड गुड। कंज्यूमर इनकम, आपकी कंज्यूमर की आय, उसकी प्रेफरेंसेस, उसके वेदर कंडीशंस, पास्ट लेवल ऑफ डिमांड क्या रही है, गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या रही है, पॉपुलेशन क्या रही है, वेल्थ क्या है। इसे हम लोगों ने डिमांड फंक्शन से शो किया है। देखिए, dx इज अ फंक्शन ऑफ px, py, y यहाँ पर इनकम के लिए है, w वेल्थ के लिए है, t टेस्ट के लिए, e किसके लिए है? एक्सपेक्टेशंस ऑफ कंज्यूमर्स। फिर हम लोग लार्जली स्टडी करें इलेबोरेटली डिमांड को, तो उससे पहले आपको ये समझ आनी चाहिए कि हम लोग कौन से एनालिसिस को स्टडी कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स में हम दो तरह के एनालिसिस पर स्टडी करते हैं। एक है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस और दूसरा है पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस की कंसेप्ट को डेवलप किया है प्रोफेसर मार्शल ने। प्रोफेसर मार्शल मेनली वो मानते हैं कि बाकी सब चीजों को अगर हम कांस्टेंट लें और अगर हम लोग क्वांटिटी ऑफ डिमांड पर सिर्फ किसी एक वेरिएबल का असर लें तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। अगर आप इस डिमांड फंक्शन में देखें तो px का में चेंज के कारण अगर डिमांड में चेंज देखते हैं, py को कांस्टेंट मान ले, w, t, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सभी बाकी सारे वेरिएबल्स पर को कांस्टेंट मान लें,
तो हम लोग अगर असर देखते हैं पी एक्स का के चेंज का डिमांड ऑफ एक्स के पर क्या असर होता है, तो इसका मतलब हम पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस कर रहे हैं। ऐसे ही अगर पी एक्स को कांस्टेंट मान लें, बाकी सारे फैक्टर्स को कांस्टेंट मान लें, वाई यानी उपभोक्ता की आय में परिवर्तन से हमारे क्वांटिटी ऑफ एक्स पर क्या असर पड़ता है, अगर ये भी देखते हैं तब भी अदर थिंग्स बीइंग इक्वल के फ्रेज में आ जाएगा। सो इसका मतलब एक हम लोग एक फ्रेज एक लैटिन फ्रेज सेटरिस पैरिबस, जिसका मतलब होता है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, जब हम इसको यूज कर रहे हैं इसका मतलब हम पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हम लोग पूरे जनरल इक्विलिब्रियम सभी वेरिएबल्स के चेंज को इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे, रादर बाकी सब फैक्टर्स को कांस्टेंट मानकर हम लोग सिर्फ एक वेरिएबल में चेंज देखते हैं और उसके कारण आपकी डिमांड पर क्या असर होने वाला है हम उसको देख रहे हैं। सो जब भी हम लोग इस तरह की बात करेंगे, जिस तरह का एनालिसिस करेंगे, ये पार्शियली आंशिक संतुलन विश्लेषण होगा। आइए डिमांड को फर्ग्यूसन के वर्ड्स में डिफाइन करते हैं। डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ commodities that the consumers are able and willing to buy, underline the word willing to buy, at each possible price during a given period of time, other things being equal. अलग अलग पॉसिबल प्राइसेस पर वो सारी क्वांटिटी, वो क्वांटिटी ऑफ कमोडिटीज जो एक कंज्यूमर खरीदना चाहता है, एबिलिटी भी है, विलिंगनेस भी है, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम के साथ एसोसिएशन है, तो ये एक फ्लो कंसेप्ट है। और अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, बाकी सब बातें समान है, बाकी सब तत्व जो है समान है, उससे दिखाया है डिमांड फंक्शन में dx इज अ फंक्शन ऑफ px, दैट इज डिमांड ऑफ एक्स फंक्शन है किसका, प्राइस ऑफ एक्स का। आगे लिखा है सेटरिस पैरिबस, लैटिन फ्रेज है, मतलब है क्या है इसका, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। सो अगर अदर थिंग्स बीइंग इक्वल हैं तो डिमांड की ये नेचर है कि डिमांड प्राइस से या बाकी सब कमोडिटीज से, बाकी सब फैक्टर्स से अफेक्टेड होती है। और अगर हम लोग ये फंक्शन लेते हैं डिमांड ऑफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, तो इन दोनों वेरिएबल्स में इनवर्स रिलेशनशिप होता है। दैट मीन्स द क्वांटिटी विच ए कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय इज इनवर्सली रिलेटेड विद द प्राइस ऑफ दैट वेरी गुड। तो अगर हम इस नेचर को स्टडी करेंगे, इस इनवर्स रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये लॉ ऑफ डिमांड कहलाएगा। और लॉ ऑफ डिमांड एक्चुअली हाईलाइट करता है इस फैक्ट को कि कंज्यूमर की क्वांटिटी जो है, क्वांटिटी डिमांडेड, उसी कमोडिटी के प्राइस के साथ इनवर्सली रिलेटेड है, नेगेटिवली रिलेटेड है। इसी चीज को टेबल से दिखाया गया है जिसमें 3 कॉलम्स है। एक पहला कॉलम प्राइस, फिर है क्वांटिटी डिमांडेड, फिर है रेफरेंस पॉइंट्स। प्राइस 10, क्वांटिटी डिमांडेड 5, प्राइस बढ़ता जा रहा है 20, 30, 40, क्वांटिटी उसी के रेफरेंस में कम होती चली जा रही है। सो दिस शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द टू। और इसे अगर हम प्लॉट करते हैं अपने ग्राफ में, तो ग्राफ में प्लॉट करने से हमारे पास रेफरेंस पॉइंट्स आ जाते हैं ए, बी, सी एंड एफ। एफ पॉइंट बता रहा है ज्यादा प्राइस पर कम क्वांटिटी, तो ए पॉइंट बता रहा है आपके कम प्राइस पर ज्यादा क्वांटिटी। अगर हम इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं डॉटेड लाइन से, तो ये डॉटेड लाइन हमारे पास डिमांड कर्व आ जाता है। और ये डिमांड कर्व जो है वो डिमांड शेड्यूल को ग्राफिकली प्रेजेंट किया गया है। सो ये क्या है, ऊपर से नीचे को आ रहा है, ये राइट साइड डाउनवर्ड स्लोपिंग है। दिस शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन योर प्राइस ऑफ एक्स एंड द क्वांटिटी ऑफ एक्स। आइए बात करते हैं डिमांड शेड्यूल की इलैबोरेटली। डिमांड शेड्यूल होता क्या है? It is a table that shows the relationship between the quantity of X and price of X. अभी मैंने आपको डिमांड शेड्यूल बताई थी, तो वो क्या थी, टेबल थी 3 कॉलम्स की, उसे हम डिमांड शेड्यूल कहेंगे। अगर उसकी हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर देते हैं और डाउनवर्ड स्लोपिंग जो डिमांड कर्व दिखाया है वो क्या हो जाएगा, डिमांड कर्व हो जाएगा। और अभी तक आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या है, डिमांड कर्व ऊपर से नीचे को आ रहा है, इसका मतलब क्या है, दोनों वेरिएबल्स में इनवर्स रिलेशनशिप है। एक और तीसरा तरीका भी है जिसमें हम लोग लॉ ऑफ डिमांड को शो कर सकते हैं, वो क्या है, बाय इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या है, डिमांड फंक्शन दे रखा है Qx इज इक्वल टू 20 माइनस 5px। आप यहां देखिए हमारे पास क्या है, वेरिएबल्स है अलग अलग। हमारे पास Qx है क्वांटिटी ऑफ x, 20 क्या है, सैचुरेशन पॉइंट की डिमांड,
पीएल माइनस दे रखा है क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइसेस में। पीएक्स क्या है? प्राइस है। अगर हम इस इक्वेशन में अगर हम लोग पीएक्स की वैल्यू डालते चले जाएंगे तो आप क्वांटिटी डिराइव कर सकते हो। सैचुरेशन पॉइंट क्या होता है? जब प्राइस 0 हो तो आपकी क्वांटिटी कितनी होगी? यहां पर सैचुरेशन पॉइंट जो है वो पॉइंट प्राइस के 0 होने पर क्वांटिटी अगर 20 है तो ये सैचुरेशन पॉइंट है, क्योंकि इससे ज्यादा आप नहीं ले सकते। ये टेबल देखिए, 2 कॉलम्स हैं, पी एक्स एंड क्यू एक्स, 2 रोज हैं और आपके पास कितने 5 कॉलम्स है। सो आप यहाँ देखिए प्राइस 0 है तो क्वांटिटी 20 है, प्राइस 0 तो क्वांटिटी 20, और अगर प्राइस 3 है तो क्वांटिटी 5 है, मिनिमम क्वांटिटी। और क्योंकि फोर्थ में क्वांटिटी 0 है, 4 प्राइस पर इतना प्राइस हाई हो गया कि आप कोई भी क्वांटिटी नहीं डिराइव करना चाहते। तो आप इस इक्वेशन में भी आप प्राइस की वैल्यूज को डालकर या प्राइसेस की वैल्यू को डालकर आप क्वांटिटी को निकाल सकते हैं। तो ये तीसरा तरीका है जिससे आप डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर आइए बात करते हैं मार्केट शेड्यूल की। हमने जो पीछे शेड्यूल की बात की है वो एक कंज्यूमर के मार्केट बिहेवियर की, डिमांड बिहेवियर के बारे में बताया है। लेकिन किसी एक मार्केट में सिर्फ एक ही कंज्यूमर तो नहीं होता ना, बहुत सारे कंज्यूमर्स होते हैं। सो उन सब के डिमांड बिहेवियर को टेकन टुगेदर, उनका लिटरल समेशन हमें क्या देता है? मार्केट डिमांड शेड्यूल देता है और मार्केट डिमांड कर्व देता है। तो अभी हम बात करेंगे मार्केट डिमांड शेड्यूल की और मार्केट डिमांड कर्व की। लीबा-फस्की ने मार्केट डिमांड शेड्यूल को डिफाइन किया है as quantities of given commodity which all the consumers will buy at all possible prices at a given moment of time। सारे कंज्यूमर्स सारे पॉसिबल प्राइसेस पर सारी क्वांटिटीज जो गिवन गुड की खरीदेंगे उनको टेकन टुगेदर क्या होगा? वो मार्केट डिमांड हो जाएगा, और उससे जिस शेड्यूल से हम शो करते हैं वो क्या हो जाएगी? मार्केट डिमांड शेड्यूल हो जाएगी। हम बात कर रहे हैं गुड एक्स की, और हम एज्यूम करते हैं कि हमारी मार्केट में सिर्फ 2 ही कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर ए एंड कंज्यूमर बी। सो आप देखिए, एक इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड क्या है उसी के बेसिस पर स्टडी करेंगे। इंडिविजुअल डिमांड क्या होगी? एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की डिमांड फॉर अ गुड। 2 कंज्यूमर हैं, कंज्यूमर ए की डिमांड क्या है? तो ये इंडिविजुअल डिमांड ऑफ ए हो जाएगी। कंज्यूमर बी की डिमांड क्या है? ये इंडिविजुअल डिमांड ऑफ कंज्यूमर बी हो जाएगी। लेकिन मार्केट डिमांड क्या होगी? इट विल बी द डिमांड ऑफ द गुड ऑन द पार्ट ऑफ ऑल द कंज्यूमर्स टेकन टुगेदर। That is demand of A consumer plus demand of B consumer will give you the market demand. So it is a horizontal or lateral summation. Graphically भी हम इसे individual demand curve का lateral summation मानते हैं। यहाँ देखिए हमारे पास 3 डायग्राम्स दे रखे हैं, डिमांड कर्व ऑफ कंज्यूमर ए, बी एंड मार्केट डिमांड कर्व। आप फर्स्ट डिमांड कर्व में देखिए कंज्यूमर ए में, यहाँ भी तीनों सिचुएशंस में आपका डिमांड कर्व जो है नेगेटिव स्लोपिंग है। प्राइस अगर P2 है तो एक कंज्यूमर डिमांड करता है, अगर डिमांड ऑफ ए डायग्राम से देखें तो डिमांड ऑफ ए कंज्यूमर है Q1, डिमांड ऑफ बी कंज्यूमर है Q2 एंड डिमांड टोटल डिमांड है OQ। सो टोटल डिमांड जो है वो इनफैक्ट इट इज अ लिटरल समेशन ऑफ डिमांड ऑफ ए एज वेल एज डिमांड ऑफ बी एट द प्राइस P2। इसी तरह से अगर प्राइस कम हो जाता है तो डिमांड ए की भी बढ़ जाती है, बी की भी बढ़ जाती है, और टोटल डिमांड दैट इज मार्केट डिमांड भी बढ़ जाती है। सो जो शेप हमारे इंडिविजुअल डिमांड कर्व्स की है, क्योंकि ये लिटरल समेशन है तो इसकी भी शेप सेम होगी, दैट इज नेगेटिव स्लोपिंग होगा। फिर लीजिए मार्केट डिमांड कर्व फंक्शन को थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं। हमारे जो इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन है उसमें मैंने आपको वेरिएबल्स बताए कि बहुत सारे वेरिएबल्स ऐसे हैं जो हमने डिमांड फंक्शन में बात की है। अभी हम मार्केट डिमांड फंक्शन में उनमें कुछ और भी ऐड करेंगे। वो वेरिएबल्स तो असर करते ही हैं, प्लस उसके अलावा और भी वेरिएबल्स हैं जो आपकी मार्केट डिमांड को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट इज साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम। साइज और डिस्ट्रीब्यूशन, कि इनकम का साइज क्या है, ज्यादा साइज है तो डिमांड ज्यादा होगी, डिस्ट्रीब्यूशन अगर इक्वल है तो डिमांड ज्यादा होगी, अगर अनइक्वल है तो डिमांड कम होगी। साइज एंड कंपोजिशन ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की साइज क्या है, ज्यादा होने पर डिमांड ज्यादा। कंपोजिशन, कौन से ग्रुप की पॉपुलेशन ज्यादा है,
उसकी डिमांड, उसका डिमांड ज्यादा होगी उस ग्रुप से के द्वारा डिमांडेड कमोडिटीज की। फिर है नंबर ऑफ द कंज्यूमर्स, कितने नंबर ऑफ द कंज्यूमर्स हैं, ज्यादा नंबर ऑफ कंज्यूमर्स होंगे ज्यादा डिमांड होगी, कम होंगे तो कम डिमांड होगी। तो इसे हम लोग बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में। फर्स्ट है प्राइस ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी का प्राइस क्या है, अगर बाकी सब चीजें कांस्टेंट है तो सेम कमोडिटी का प्राइस इनवर्सली अफेक्ट करेगा आपके गुड ऑफ एक्स को। फिर है प्राइस ऑफ अदर गुड्स, अगर कांस्टेंट है बाकी सब चीजें तो डिमांड ऑफ एक्स जो है वो इन्फ्लुएंस्ड है प्राइस ऑफ गुड वाई से। और अगर ऐसा होता है यानी संबंधित वस्तु से अगर ऐसा होता है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, क्रॉस प्राइस डिमांड कहेंगे, यानी आपकी आड़ी मांग कहेंगे, आड़ी कीमत मांग कहेंगे। अब आड़ी कीमत मांग जो है वो इसका मतलब क्या है, डिमांड ऑफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ वाई। नोट दिस पॉइंट, डिमांड ऑफ एक्स, यहाँ पर एक्स की मांग है वो किससे अफेक्टेड है, वाई के प्राइस के साथ, और सेट्रिस पैरिबस है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट है। अब हम बात करेंगे व्हेन एक्स एंड वाई आर सब्स्टिट्यूट्स, जब और एक्स और वाई सब्स्टिट्यूट्स हैं। सब्स्टिट्यूट्स कब होंगे, जब एक्स कमोडिटी अवेलेबल नहीं है और वाई कमोडिटी को हम लोग सेम ईज से यानी सेम सेटिस्फैक्शन से हम यूज करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, वो सब्स्टिट्यूट्स हैं। टी एंड कॉफी सब्स्टिट्यूट्स हैं। प्राइस ऑफ टी अगर 10 रुपीज पर कप है तो डिमांड फॉर कॉफी है मान लीजिए 5। अगर प्राइस ऑफ टी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है, 20 हो जाता है, तो डिमांड फॉर कॉफी भी डबल हो जाती है। यहाँ इस डायग्राम में देखेंगे अगर प्राइस ऑफ कॉफी कांस्टेंट है तब भी आपकी कॉफी की डिमांड बढ़ रही है, इसका मतलब कोई और रीजन है, उसका प्राइस नहीं, रादर कोई और रीजन है जो असर कर रहा है आपकी कॉफी की डिमांड को। वो रीजन क्या है, आपका टी का प्राइस का डबल होना। नेक्स्ट ले लेंगे कॉम्प्लीमेंट्रीज। दो चीजें कॉम्प्लीमेंट्रीज कब होंगी, जब एक की प्राइस को बढ़ने पर दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी। पेट्रोल एंड कार कॉम्प्लीमेंट्रीज हैं, पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम हो जाएगी कार की। इसी को इस डायग्राम में भी शो किया गया है। आप यहाँ देखिए क्वांटिटी ऑफ कार दे लिया हुआ है हमने और प्राइस ऑफ कार ले रखा है ओ वाई एक्सिस पर और ओ एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी ऑफ कार। यहाँ देखिए प्राइस कांस्टेंट है कार का, लेकिन फिर भी पहले डिमांड थी ओ एक्स और अब बढ़कर अब कम होकर हो गई है ओ एक्स 1। रीजन क्या है, रीजन है पेट्रोल का प्राइस। पहले पेट्रोल का प्राइस 60 रुपीज था, अब क्या हो गया 90 रुपीज, बढ़ गया है ना, तो इसलिए कार की डिमांड कम हो गई है। नेक्स्ट बात करते हैं डिमांड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर की। आपकी डिमांड ऑफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ इनकम, सेट्रिस पैरिबस, बाकी सब चीजें कांस्टेंट, लेकिन अगर इनकम बढ़ती है नॉर्मल गुड्स के केस में तो आपकी डिमांड फॉर गुड भी बढ़ेगी। अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब आप नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे हैं। दूसरा कैसी गुड्स होती हैं, इंफीरियर गुड्स, इनको भी डायग्राम के द्वारा शो किया गया है। देखिए यहाँ पर आपकी डिमांड के बढ़ने का रीजन आपका प्राइस नहीं है, प्राइस तो कांस्टेंट है लेकिन डिमांड बढ़ रही है इनकम के कारण। दूसरा इंफीरियर गुड्स, यहाँ देखिए आपकी जो डिमांड है वो कम हो रही है, प्राइस भी कांस्टेंट है, इनकम बढ़ गई लेकिन डिमांड ओ एक्स से ओ एक्स 1 कम हो रही है। क्यों, क्योंकि आप पहले निम्न कोटि की वस्तुओं को खरीद रहे थे। जैसे ही आपकी खरीदने की शक्ति, परचेजिंग पावर बढ़ी बिकॉज इनकम बढ़ी है, तो अब आप वो घटिया वस्तुओं को छोड़कर आप बढ़िया वस्तुओं की तरफ जाएंगे, तो ऑब्वियसली घटिया वस्तुओं की डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा और भी कई फीचर्स हैं, टेस्ट है, जैसे टेस्ट भी अफेक्ट करता है। अच्छा टेस्ट डिमांड को बढ़ाएगा और बुरा टेस्ट का हट जाना डिमांड को कम करेगा। एक्सपेक्टेशंस, अगर आपको एक्सपेक्टेशंस हैं कि फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ने वाले हैं तो चाहे प्रेजेंट में प्राइसेस ज्यादा होंगे तब भी आप डिमांड ज्यादा करोगे, और अगर एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में प्राइसेस कम होने वाले हैं तो आप उल्टा करोगे। नेक्स्ट इज साइज एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। साइज ज्यादा तो डिमांड ज्यादा, अगर कम पॉपुलेशन तो डिमांड ऑफ गुड कम। अगर पॉपुलेशन की कंपोजिशन मतलब कौन से ग्रुप ज्यादा है, 15 से कम का ग्रुप ज्यादा है तो टॉयज की, स्टेशनरी की डिमांड ज्यादा होगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, अगर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तो डिमांड ऑफ नेसेसिटीज एंड कंफर्ट ज्यादा होगी, अनइक्वल है तो लग्जरीज की डिमांड ज्यादा होगी। सो दिस इज अबाउट योर डिमांड कर्व। आइए बात करते हैं मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। मैंने आपको बताया सेट्रिस पैरिबस है, अदर थिंग्स रिमेन सेम। जब चेंज इन डिमांड ऑफ एक्स जो है
वो चेंज इन प्राइस ऑफ एक्स के कारण होता है, तो मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व होता है। यानी हम लोग एक ही डिमांड कर्व के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को शिफ्ट करते हैं। ये दो तरह का हो सकता है, एक है मांग का विस्तार, दैट इज एक्सपेंशन ऑफ डिमांड, और दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सपेंशन मतलब मांग का विस्तार, जब डाउनवर्ड मूवमेंट है ए से सी तक, जब भी कभी प्राइस फॉल करेगा तो डिमांड अगर ज्यादा होती है तो मांग का विस्तार है। और दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, जब हम लोग ए से बी को मूव करते हैं। यानी अगर आपकी प्राइस अगर ज्यादा होता है तो डिमांड अगर कम हो जाती है तो हम लोग क्या कहेंगे, वो क्या है, कॉन्ट्रैक्शन। इसे हम इस डायग्राम में दिखाया हुआ है, ए से सी एक्सपेंशन है और ए से बी क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है। सेम डिमांड कर्व है, कोई शिफ्टिंग नहीं है, प्राइस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नोट दिस पॉइंट, प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी अगर ऊपर या नीचे होती है तो ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड और एक्सपेंशन ऑफ डिमांड है। लेकिन अगर प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर के कारण, कंज्यूमर इनकम के कारण, प्राइस ऑफ अदर गुड्स के कारण, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस के कारण अगर चेंज होता है तो उसे क्या कहेंगे, शिफ्ट, इसके कारण शिफ्ट होगा आपके डिमांड कर्व में, और इसे कहेंगे इंक्रीज इन डिमांड, दैट इज मांग में वृद्धि, और डिक्रीज इन डिमांड, मांग में कमी। सो इंक्रीज इन डिमांड का केस ले लेंगे। इंक्रीज इन डिमांड क्या है, जब मोर डिमांड एट द गिवन प्राइस है या सेम डिमांड एट द हायर प्राइस है। आप इसका कारण कोई भी हो सकता है, इनकम का बढ़ गई, सब्स्टिट्यूट के प्राइसेस बढ़ गए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइसेस कम हो गए, कंज्यूमर्स का टेस्ट उस पर्टिकुलर गुड के लिए ज्यादा हो गया। तो इसे अगर हम लोग जिस फिगर से शो करेंगे वो ये फिगर देखिए, यहाँ पर क्या है, दो केसेस है। एक केस है ओपी कीमत ही है, कांस्टेंट है, पहले क्वांटिटी ओ क्यू थी, फिर बढ़कर हो गई ओ क्यू 1, या प्राइस बढ़ गया। प्राइस के बढ़ने पर क्या होना चाहिए, क्वांटिटी कम होनी चाहिए, लेकिन कम नहीं हुई, रादर क्वांटिटी सेम है, तो ये इंक्रीज इन डिमांड कहलाएगी। दूसरा केस है डिक्रीज इन डिमांड का। डिक्रीज इन डिमांड क्या होगी, सेम प्राइस पर, अगर सेम प्राइस पर कम मांग है या सेम डिमांड लेसर प्राइस पर है, जबकि लेसर प्राइस पर डिमांड बढ़नी चाहिए किसी भी अनफेवरेबल चेंजेस के कारण, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ये डिक्रीज इन डिमांड है। रीजन फॉल इन इनकम ऑफ कंज्यूमर हो सकता है, फॉल इन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स हो सकता है, राइज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो सकता है, या कंज्यूमर का टेस्ट जो है बिगड़ गया है उस कॉमोडिटी के लिए, ये भी हो सकता है। इस डायग्राम में फॉल इन प्राइस दिखाया गया है। आप यहाँ देखिए, पहले क्वांटिटी, पहले प्राइस कितना था, ओपी, क्वांटिटी थी ओ क्यू। अब क्या हुआ, अब आपके प्राइस जो है उतना ही है, ओपी ही है, लेकिन क्वांटिटी कम हो गई, ओ क्यू 1 हो गई, या प्राइस फॉल कर गया और क्वांटिटी सेम रही। तो इसका मतलब कोई और रीजन है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो ये क्या रहेगा, डिक्रीज इन डिमांड। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर ऑफ योर्स। Thank you so much. If you have any queries, you are free to ask any questions. Thank you. Hello students, this is question answers for concepts of demand and law of demand. This is Alka Behel, Associate Professor Economics, BMM Rohtak. Once you have done the chapter, you should know these type of questions. First question type will be true and false. Like there is no difference between desire and demand. With fall in the price of X, there is increase in the demand of X, and it is called expansion in demand. Third question is increase in demand and expansion in demand are interchangeably used. Fourth question will be the change in the quantity demanded and change in the demand is same. The law of demand is based on partial equilibrium analysis. Once you have done the chapter properly, you will be able to answer them very easily. Next type of questions which you should be expecting in your exams is short answer type questions, like what is demand function? This should carry 2 marks. Define cross demand. What are given goods? Define law of demand. And what is income demand? Then we have long time answer type questions as well. Explain demand and what are its determinants. What is demand curve? Why does it slope downwards? What are the exceptions? Then one more type of questions is multiple choice questions.
The goods that satisfy demand, joint demand, is called joint demand, option 1. Option 2, want. Option 3, complementary goods. You have to make a choice out of this. Second question is, the goods that are used in place of other goods are substitutes, normal goods, or complementary goods. Third question, the slope of demand curve is in case of given goods is downward sloping, straight line, or upward sloping. Demand for the consumer depends on price, income, price of related goods, or all of these. And tea and coffee are substitutes, complements, or normal goods. You have to make a choice amongst them. Thank you.